पर 3 सरफेसेस 3 फ्लक्सेस। हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ ऊपर वाले सरफेस को अगर आप कंसीडर करें इस सर्कुलर फेस को, तो देखिए यहाँ से जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, एक तो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे। वो सारे फील्ड लाइंस जो कि इसी सरफेस के थ्रू पार हो रहा है, सारे फील्ड लाइंस ये इस कर्व्ड सरफेस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड्स है। लेकिन ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इस ऊपर वाले सरफेस पे सारे फील्ड लाइंस टेंजेंट है। एक भी फील्ड लाइन इस सरफेस को, ऊपर वाले इस सर्कुलर फेस को या नीचे वाले सर्कुलर फेस को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस करने के लिए यहां से बाहर निकल के इसे फ्रिंज आउट होना होगा कुछ इस तरह से, तब जाके ये क्रॉस कर सकता है। अब इसने इस सरफेस को कर दिया क्रॉस, लेकिन ये मुड़ नहीं सकता। थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात किया है, ये नॉर्मली आउटवर्ड्स ही रहेगा, ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड्स बाहर निकलेगा। तो इन दोनों सरफेसेस को, नीचे वाले जो सर्कुलर फेस है बॉटम फेस और ये टॉप फेस, इन दोनों को ये फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते, इस पे टेंजेंट ही रहेगा। तो हमें पता है कि फ्लक्स होता है, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो फ्लक्स होता है, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस एक सरफेस को क्रॉस करेगा उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, और अगर कोई भी फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस ना करे तो उसका फ्लक्स 0 होगा। तो इस सिंपल इंट्यूशन से हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला जो फेस है, इन दोनों का जो फ्लक्स होगा अर्थात φ1 और φ2 ये दोनों 0 होगा। तो मैथमेटिकली भी इसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। फिलहाल तो इसे लिख लेते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स टोटल हम अलग तरीके से अभी कंप्यूट कर रहे हैं, जो कि फाई हमने माना, यहाँ पर देखें हमने फाई माना था, जो कि बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के, और साथ ही साथ देखें φ1 और φ2 0 के बराबर है। तो इसे आप मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? तो देखें यहां पर अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करें तो छोटा सा, सबसे पहले तो एक सरफेस एरिया कंसीडर कर ले। ये एक छोटा सा सरफेस एरिया ds, जिसका की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां से पार हो रहा, कुछ ऐसे पार हो रहा है, यहां से इस पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पार हो रहे हैं। सो सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमें पता है कि फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। फ्लक्स, एक छोटा सा फ्लक्स यहां जो बन रहा है, अगर हम इसे नाम दे डी फाई, तो इस केस में ये जो डी फाई होगा, डी फाई ये बराबर होगा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस सरफेस के इस रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ds है सरफेस वेक्टर। तो चूंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होता है और उसके साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो एंगल उन दोनों के बीच का है π/2, सो कोसाइन ऑफ π/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हमें पता है कोसाइन ऑफ π/2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 0। तो कहीं भी आप सरफेस कंसीडर करें, यहाँ टॉप सरफेस में या टॉप फेस में, तो छोटा सा जो सरफेस या छोटा सा रीजन जो हम कंसीडर करेंगे, वहां जो फ्लक्स बनेगा वो हर जगह पे 0 होगा, ऊपर वाले फेस में भी और नीचे वाले फेस में भी। तो मैथमेटिकली भी हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है φ1 ये 0 के बराबर है, φ2 0 के बराबर है, और φ3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है फाई टोटल फ्लक्स ये φ3 के बराबर ही होगा। दैट मीन ये जो कर्व सरफेस है इस पे बना हुआ जो फ्लक्स है वही यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और वही रेस्पॉन्सिबल होगा टोटल फ्लक्स में। अब आप कैसे पता करेंगे टोटल फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर, अर्थात φ3 यहाँ पर कर्व्ड सरफेस में बना हुआ फ्लक्स कितना होगा? तो देखें यहाँ पर हम छोटा सा एक एरिया कंसीडर करेंगे। यहाँ एरिया हमने कंसीडर कर लिया ds वेक्टर। इस केस में इस ds वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा इस केस